इस वीडियो में हम फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी से जुड़े 4 इंपॉर्टेंट थिंकर्स के आइडियाज को डिस्कस करेंगे। मैक्स होकाइमर, थियोडोर अडर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूजे और यूरिगन हैबरमास। लेकिन इन थिंकर्स के आइडियाज को डिस्कस करने से पहले हमें एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना होगा, जिस कॉन्टेक्स्ट के तहत इन थिंकर्स ने अपने आइडियाज को डेवलप किया है। हमें इस कॉन्टेक्स्ट को पहले समझना होगा। फ्रैंकफर्ट स्कूल के क्रिटिकल थियरिस्ट, फिर चाहे ये क्रिटिकल थियरिस्ट फर्स्ट जनरेशन से जुड़े हो, सेकंड जनरेशन से जुड़े हो या थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हो, इन क्रिटिकल थियरिस्ट्स ने हमेशा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मौजूद प्रॉब्लम्स के रूट काउज को समझने की कोशिश की है। इन थियरिस्ट्स के द्वारा इनके थियरीज, इनके ऑब्जर्वेशन, इनके एनालिसिस में, दैट मीन्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी के इनके थियरीज, इनके ऑब्जर्वेशन, इनके एनालिसिस में इन थियरिस्ट्स के द्वारा बार बार ये बताने की कोशिश की गई है कि हम ह्यूमन बीइंग के सामने किस तरह से एक इल्यूजन को क्रिएट किया जाता है। एक इल्यूजन जहां हमें लगता है कि हम फ्री हैं, हम ऑटोनमस हैं, हम अपने डिसीजंस को खुद लेते हैं, अपने चॉइसेस, अपने प्रेफरेंसेस, अपने डिजायर्स पर हमारा कंट्रोल होता है। हमें ये लगता है, एक लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को ये लगता है, ये अपीयर होता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता। हमारे लिए सोसाइटी की ये जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे लिए सोसाइटी का ये जो नॉलेज, ये जो पिक्चर है कि हमारी सोसाइटी फ्री इंडिविजुअल्स से मिलकर बनी है, सोसाइटी में रहने वाले लोग फ्रीडम एंजॉय करते हैं, ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं, लोगों के पास फ्री विल होता है। हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी की, हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बेसिकली फ्लॉड होती है, ये बेसिकली डिस्टॉर्टेड होती है। हमारे सामने एक इल्यूजन को क्रिएट किया जाता है और हम इस इल्यूजन को रियलिटी मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इस इल्यूजन के बियॉन्ड जाकर देखें, अगर हम में से कोई इस इल्यूजन के बियॉन्ड जाकर अगर देखता है, तब हमें यह समझ में आएगा कि प्री एनलाइटनमेंट सोसाइटी की अगर हम बात करें तो प्री एनलाइटनमेंट सोसाइटी में जिस तरह से लोग डोमिनेटेड हुआ करते थे, ऑप्रेस्ड हुआ करते थे, लोगों के ऊपर कर्षण, फोर्स और पावर और कंट्रोल को जिस तरह से यूज किया जाता था, आज एनलाइटनमेंट के बाद भी, दैट मीन्स पोस्ट एनलाइटनमेंट सोसाइटीज में भी, कैपिटलिस्ट, एडवांस्ड कैपिटलिस्ट मॉडर्न सोसाइटीज में भी ये जो डोमिनेशन है, ये जो कर्षण, ये कंट्रोल, ये सब कुछ आज भी कंटिन्यू है, आज भी जारी है। फर्क बस इतना है कि प्री एनलाइटनमेंट सोसाइटी में ये सभी डोमिनेशन, कर्षण और कंट्रोल विजिबल थे, नेकेड थे, हम सभी को दिखाई देता था कि हम डोमिनेटेड हो रहे हैं, हमारे ऊपर फोर्स, कर्षण को यूज किया जा रहा है। लेकिन पोस्ट एनलाइटनमेंट सोसाइटी में, लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटीज में ये जो डोमिनेशन है, ये जो कर्षण है, ये जो ऑपरेशन है, ये सब कुछ हिडन होता है, ये डिस्क्रीट होता है, इनविजिबल होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम डोमिनेटेड हैं, बट हम सभी डोमिनेटेड होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी फ्रीडम, हमारी ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्टेड है, बट हम हकीकत में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। हमारी फ्रीडम, हमारी ऑटोनॉमी, हमारा फ्री विल हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होता है। और यही रियलिटी का ट्रू नेचर है। क्रिटिकल थियरिस्ट्स कहते हैं कि यही रियलिटी का ट्रू नेचर है, और रियलिटी के इस ट्रू नेचर को इल्यूजन के माध्यम से हमसे छुपाया जाता है। कार्ल मार्क्स के शब्दों में कहें तो इस ट्रू नेचर को, रियलिटी के इस ट्रू नेचर को हमसे छुपाने के लिए हमारे सामने एक फॉल्स कॉन्शियसनेस को क्रिएट किया जाता है, और हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि जिस इल्यूजन को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये इल्यूजन ही हकीकत में रियलिटी है। इस इल्यूजन के पीछे छिपे रियलिटी के ट्रू नेचर को, दैट मीन्स जो हिडन फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशंस हैं, जो हिडन फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, कर्षण हैं, इन सभी को कॉन्टिन्यूसली हमसे हाइड किया जाता है, और ये कोशिश की जाती है कि ये हिडन फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस और डोमिनेशंस और रियलिटी का ट्रू नेचर कभी भी अनकवर ना हो पाए, कभी भी अनवील ना हो पाए। क्रिटिकल थियरिस्ट्स कहते हैं कि मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी का ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्निटी। और इसी प्रॉब्लम को, इसी फंडामेंटल, इसी बेसिक प्रॉब्लम को अलग अलग क्रिटिकल थियरिस्ट्स के द्वारा अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया जाता है। अलग अलग कंसेप्चुअल टूल्स को यूज करके, अलग अलग आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और थियरीज को यूज करके अलग अलग क्रिटिकल थियरिस्ट इसी बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये है कॉन्टेक्स्ट, ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट के तहत हमें फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी से जुड़े इंपॉर्टेंट थिंकर्स के आइडियाज को समझना होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन क्रिटिकल थियरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल फर्स्ट जनरेशन क्रिटिकल थियरी के 3 इंपॉर्टेंट थिंकर्स के आइडियाज को और इनके सोसाइटी के प्रॉब्लम के डायग्नोसिस को हम डिस्कस करेंगे। ये 3 थिंकर्स हैं मैक्स होकाइमर, थियोडोर अडर्नो और हर्बर्ट मार्क्यूजे। इन थिंकर्स को डिस्कस करने के बाद हम सेकंड जनरेशन क्रिटिकल थियरिस्ट से जुड़े यूरिगन हैबरमास के आइडियाज को भी डिस्कस करेंगे। मैक्स होकाइमर के 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, एक्लिप्स ऑफ रीजन एंड डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट। ये जो उनकी दूसरी वर्क है, डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, इसे मैक्स होकाइमर ने थियोडोर अडर्नो के साथ मिलकर लिखा है।
मैक्स होकाइमर का जो ऑब्जर्वेशन है वो सोसाइटी में इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के यूज से जुड़ा है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के जिन प्रॉब्लम्स की अभी मैंने बात की, जिन हिडन फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस एंड डोमिनेशंस की अभी मैंने बात की, इन प्रॉब्लम्स के रूट काउज को मैक्स होकाइमर इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के यूज से ट्रेस करते हैं। मैक्स होकाइमर कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी हमारे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और मॉरल स्फीयर के लिए नहीं बना है। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का यूज इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन टेक्निकल एरियाज तक ही लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, हम मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को मॉरल, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल स्फीयर में भी अप्लाई करते हैं। अपने सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल वर्ल्ड को भी हम इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के बेसिस पर कंस्ट्रक्ट करते हैं और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। लेकिन सवाल अब यह है कि इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी? और इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के प्रॉब्लम्स के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, रैशनैलिटी का मतलब होता है यूज ऑफ रीजन। रीजन को यूज करके अपने मीन्स और एंड्स को कनेक्ट करना। सबसे पहले तो अपने एंड्स को डिसाइड करना, अपने गोल्स को डिसाइड करना, रीजन को यूज करके अपने एंड्स, अपने गोल्स को डिसाइड करना, और फिर उस एंड, उस गोल को अचीव करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल मीन्स हो सकता है, उस मीन्स को फाइंड आउट करना। तो जब हम लॉजिकली अपने एंड्स और अपने मीन्स को कनेक्ट करते हैं तो इसे रीजन का यूज कहा जाता है, इसे रैशनैलिटी का यूज कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी रैशनैलिटी का एक ट्रंकेटेड वर्जन होता है, एक अधूरा वर्जन होता है। इट इज नॉट फुल रैशनैलिटी, इट इज नॉट रैशनैलिटी इन इट्स टोटैलिटी, इट इज अ ट्रंकेटेड वर्जन ऑफ रैशनैलिटी। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के केस में हम रीजन को, रैशनैलिटी को सिर्फ और सिर्फ एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं। यहां पर रीजन और रैशनैलिटी को अपने एंड्स और अपने गोल्स को डिसाइड करने के लिए यूज नहीं किया जाता। यहां पर रीजन और रैशनैलिटी का यूज सिर्फ और सिर्फ मीन्स, माध्यम तक लिमिटेड होता है, और इसलिए यहां पर रैशनैलिटी को इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी कहा जाता है। देखिए, जब भी आप किसी टूल को यूज करते हो, जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट, उस टूल को अपने काम को आसान बनाने के लिए यूज करोगे। वो जो टूल है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट, वो टूल आपको ये नहीं बताएगा कि आप जो काम कर रहे हो या उस इंस्ट्रूमेंट, उस टूल को यूज करके आप जिस काम को करने जा रहे हो वो काम सही है, गलत है, मॉरल है, इमॉरल है। नहीं, वो टूल, वो इंस्ट्रूमेंट आपको ये नहीं बताएगा। जो टूल, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सिर्फ आपके मीन्स तक लिमिटेड होगा। जो टूल, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो आपके एंड्स को गाइड नहीं करेगा, आपके एंड्स को डिक्टेट नहीं करेगा। आपका एंड, आपका गोल, आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है। आप बस अपने एंड, अपने गोल, अपने पर्पस को आसान बनाने के लिए यहां पर रीजन, रैशनैलिटी को एक टूल की तरह यूज करेंगे। यहां पर जो रीजन है, जो रैशनैलिटी है, वो आपके एंड्स को डिक्टेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइफ। यहां पर हम एक नाइफ, एक चाकू का एग्जाम्पल लेते हैं। एक नाइफ जो कि एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। एक नाइफ को हम वेजिटेबल्स काटने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक नाइफ के कुछ बैड यूसेजेस भी हो सकते हैं, कुछ अल्टीरियर यूसेजेस भी हो सकते हैं। आप एक नाइफ को किसी को हार्म करने के लिए या किसी को थ्रेटन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आप नाइफ को कैसे यूज करेंगे? आप एक नाइफ को कैसे यूज करते हो? वेजिटेबल्स काटने के लिए या किसी को थ्रेटन करने के लिए, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए। यहां पर जो नाइफ है, ये नाइफ आपको नहीं बताएगा। ये नाइफ आपको नहीं बताएगा कि आपको इस नाइफ को सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स काटने के लिए ही यूज करना चाहिए। आप इस नाइफ को किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, किसी को थ्रेटन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ये जो बात है, ये बात नाइफ आपको नहीं बताएगा। दैट मीन्स यहां पर ये नाइफ आपके एंड्स को डिक्टेट नहीं करेगा, आपके गोल्स को डिक्टेट नहीं करेगा। यहां पर ये नाइफ आपके लिए सिर्फ एक मीन्स, एक माध्यम की तरह अवेलेबल होगा। आपका एम, आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, नाइफ को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपके एम्स, आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं। नाइफ यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स को हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के केस में हम रीजन को सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम, एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, अपने द्वारा सेट किए गए गोल्स को इजीली, इफेक्टिवली अचीव करने के लिए यहां पर रीजन और रैशनैलिटी को यूज किया जाता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के केस में जो रीजन है, जो रैशनैलिटी है, ये हमारे एंड्स को डिक्टेट नहीं करता। हमने जो गोल्स सेट किए हैं उन गोल्स को डिक्टेट नहीं करता।
यहां जो रीजन है, जो रैशनैलिटी है, वो सिर्फ हाउ के क्वेश्चन को आंसर करता है। हाउ वी नीड टू डू अ थिंग, हाउ के क्वेश्चन को यहां पर रीजन और रैशनैलिटी की मदद से आंसर किया जाता है। यहां पर रीजन और रैशनैलिटी वाई के क्वेश्चन को आंसर नहीं करता। वाई वी आर डूइंग दिस थिंग, क्यों हम इस काम को कर रहे हैं, क्या ये काम सही है, क्या ये काम गलत है। यहां पर इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम रीजन और रैशनैलिटी को यूज नहीं करते। यहां पर जो रैशनैलिटी है वो आपको ये नहीं बताता कि जिस काम को आप करने जा रहे हो वो काम सही है या गलत है, आपका जो गोल है, जो एंड है, वो सही है या गलत है। तो क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के केस में रैशनैलिटी रीजन हमारे मींस तक लिमिटेड होता है, हमारे एंड्स को डिक्टेट नहीं करता, इसलिए इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को रैशनैलिटी का ट्रंकेटेड वर्जन कहा जाता है, अधूरा वर्जन कहा जाता है। अब इस तरह के इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को अगर हम अपने सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, कल्चरल स्फीयर में अप्लाई करते हैं, अपने सोशल, मॉरल, कल्चरल स्फीयर को अगर हम इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को यूज करके बिल्ड करते हैं, तो इसका कंसीक्वेंस क्या होता है, इसका इंप्लीकेशन क्या होता है, इसे समझिए। देखिए, हमारे पॉलिटिकल स्फीयर, मॉरल स्फीयर, कल्चरल स्फीयर, सोशल स्फीयर्स, इन स्फीयर्स में हमें वैल्यू जजमेंट की जरूरत पड़ती है। ये स्फीयर्स टेक्निकल नेचर के नहीं होते, ये स्फीयर्स वैल्यू न्यूट्रल नहीं होते। यहां पर हमें डिसाइड करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर यहां पर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो सोसाइटी के ये जो स्फीयर्स हैं, ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं होते हैं, ये मॉरल जजमेंट के लिए ओपन होते हैं। यहां हमें मॉरल जजमेंट लेना पड़ता है। लेकिन जब हम इन स्फीयर्स में, इन सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल स्फीयर्स में जब हम इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को यूज करते हैं, जब इन स्फीयर्स को हम इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के बेसिस पर बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब यहां पर हम इस एरिया को, दैट मींस वैल्यू जजमेंट के इस एरिया को हम वेकेंट छोड़ देते हैं। यहां पर हम मॉरल क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, सही और गलत के क्वेश्चंस को हम यहां पर अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं। और जब वैल्यू जजमेंट के इस स्फीयर को वेकेंट छोड़ दिया जाता है, हमारे मॉरल क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया जाता है, तो ये जो वेकेंट स्फीयर है, इस वेकेंट स्फीयर को किसी ना किसी के द्वारा तो फिल डेफिनेटली किया जाएगा। जो मॉरल क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को किसी ना किसी के द्वारा तो आंसर किया जाएगा। सोसाइटी के भीतर सही और गलत के मापदंड को किसी ना किसी के द्वारा तो तय किया जाएगा। कोई ना कोई तो इमर्ज करेगा जो हमें यह बताएगा कि सोसाइटी के लिए सही क्या है, गलत क्या है। अब सवाल यह है कि वैल्यू जजमेंट के इस स्फीयर को फिल कौन करेगा, कौन सोसाइटी के मॉरल क्वेश्चंस को आंसर करेगा, सोसाइटी के लिए राइट और रॉन्ग के पैरामीटर्स को सेट करेगा। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। सोसाइटी के वैल्यू जजमेंट के स्फीयर को उनके द्वारा ही फिल किया जाएगा जो पावरफुल होंगे। सोसाइटी के इन मॉरल क्वेश्चंस को उनके द्वारा ही आंसर किया जाएगा जो पावरफुल होंगे। पावरफुल पीपल ही सोसाइटी के लिए सही और गलत के पैरामीटर्स को सेट करेंगे, सोसाइटी को ये बताएंगे कि सोसाइटी के लिए सही क्या है, गलत क्या है। और फिर इसके बाद हम सभी को ब्लाइंडली इन राइट और रॉन्ग के डेफिनेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। हम सभी को फिर उन एंड्स को परस्यू करना पड़ेगा एज अ सोसाइटी। हम सभी को उन एंड्स को परस्यू करना पड़ेगा जिन एंड्स को हमारे लिए इन पावरफुल पीपल के द्वारा सही बताया गया है, जस्टिफाइड किया गया। डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, इस बुक में थियोडोर अडर्नो और मैक्स होकाइमर के द्वारा कहा गया है कि जर्मनी में हिटलर के राइज के बाद जिविश पीपल का जो परसिक्यूशन हुआ, होलोकॉस्ट के दौरान, होलोकॉस्ट के फॉर्म में जिविश पीपल का जो परसिक्यूशन हुआ, होलोकॉस्ट की ये घटना ये कोई एबरेशन नहीं था, मतलब ये कोई अपवाद नहीं था, ये कोई भटकाव नहीं था। वेस्टर्न सोसाइटी के लिए, वेस्टर्न कल्चर के लिए हम होलोकॉस्ट को, जिविश पीपल के इस लार्ज स्केल परसिक्यूशन को एक एक्सेप्शन या अपवाद की तरह नहीं देख सकते। अडर्नो और होकाइमर डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट इस बुक में ये आर्ग्यू करते हैं। होकाइमर और अडर्नो कहते हैं कि होलोकॉस्ट के सीड्स वेस्टर्न कल्चर में बहुत पहले ही ले डाउन किए जा चुके थे। ये तय था, होलोकॉस्ट जैसी घटना का होना ये तय था, क्योंकि जो सोसाइटी है, जो एडमिनिस्ट्रेड सोसाइटी है, जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के बेसिस पर बिल्ड की गई थी। और इस सोसाइटी में सही क्या है, गलत क्या है, इस तरह के मॉरल डिसीजंस को लेने के स्फीयर को वेकेंट छोड़ दिया गया था। तो यहां पर इस वैक्यूम में, इस वेकेंट स्फीयर में हिटलर की एंट्री होती है और हिटलर के द्वारा आइडियोलॉजी को यूज करके, मास मीडिया, पॉपुलर कल्चर को यूज करके लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है और लोगों को यह बताया जाता है कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और लोग हिटलर पर बिलीव भी करते हैं, हिटलर की बातों पर लोग बिलीव करते हैं, हिटलर की बातों में लोग आते हैं और हिटलर के बातों में आकर ही लोगों के द्वारा होलोकॉस्ट जैसी घटना को जर्मनी में अंजाम दिया जाता है। आपको समझना है कि होलोकॉस्ट की जो घटना थी, जिविश पीपल का जो परसिक्यूशन था, ये किसी एक इंसान के द्वारा नहीं किया गया था।
एक इंसान, दैट मींस हिटलर, इस पूरे प्रोसेस को, परसिक्यूशन के इस पूरे प्रोसेस को डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन इस प्रोसेस को ग्राउंड लेवल पर मटेरियलाइज, दैट मींस इंप्लीमेंट करने का काम आम लोगों के द्वारा, खासकर हिटलर के नाजी पार्टी के मेंबर्स के द्वारा, नाजी पार्टी के ऑफिशियल्स के द्वारा इस काम को इंप्लीमेंट किया जा रहा था, एग्जीक्यूट किया जा रहा था। हैना अरेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आइकमैन इन जेरूसलम। इस किताब में हैना अरेंट एडोल्फ आइकमैन के ट्रायल को कवर करती हैं। आइकमैन हिटलर के नाजी पार्टी का एक ऑफिशियल था, हिटलर के अंतर्गत काम करता था। आइकमैन की जिम्मेदारी थी ज्यूइश पीपल को कंसंट्रेशन कैंप और गैस चैम्बर्स तक ले जाना, वहां ले जाकर डंप कर देना। होलोकॉस्ट को ऑर्गेनाइज करने में एडोल्फ आइकमैन ने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। लेकिन वॉर क्राइम के लिए यरूशलेम में ट्रायल के दौरान जब आइकमैन से यह पूछा गया कि क्या तुम रिग्रेट फील नहीं करते, इतने निर्दोष ज्यूइश पीपल को तुमने मार दिया, क्या तुम इसके लिए रिग्रेट फील नहीं करते, तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है अपने एक्टिविटी के लिए? आइकमैन ने कहा, इस क्वेश्चन के जवाब के रूप में आइकमैन ने कहा कि मुझे अपने काम के लिए कोई गिल्ट या रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स, उनके कमांड को फॉलो कर रहा था। बस मैं गिल्ट क्यों फील करूंगा? मुझे जो निर्देश मिला अपने सुपीरियर्स के थ्रू, मुझे जो ऑर्डर्स मिले, मैं बस उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहा था, उनके निर्देशों का मैं पालन कर रहा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां आइकमैन बस एक इंस्ट्रूमेंट है, उस नाइफ की तरह यहां पर आइकमैन बस एक इंस्ट्रूमेंट है। आइकमैन के लिए एंड्स और गोल्स हिटलर ने सेट किया, और जो ऑर्डर्स उसे दिए गए, उन ऑर्डर्स को बिना इवैल्यूएट किए आइकमैन ने बस उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया, इंप्लीमेंट किया। आइकमैन ने अपने रीजन को यूज करके ये डिसाइड करने की कोशिश नहीं की कि उसे जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, उसके लिए जिन एंड्स को, जिन गोल्स को सेट किया गया है कि ज्यूइश पीपल को गैस चैम्बर्स तक, कंसंट्रेशन कैंप्स तक ले जाना है, वहां उन्हें ले जाकर डंप कर देना है, ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो गोल्स, ये जो एंड्स हैं आइकमैन के लिए हिटलर के द्वारा सेट किए गए हैं, क्या ये ऑर्डर्स, क्या ये एंड्स, क्या ये गोल्स सही है, गलत है? आइकमैन ने इस तरह से इन ऑर्डर्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आइकमैन यहां पर बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह था। यहां पर जो सोसाइटी है, जो नाजी सोसाइटी है, वो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी पर बेस्ड थी, इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के अराउंड बिल्ड की गई थी। तो यही होता है जब हम एक सोसाइटी को इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के बेसिस पर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यही होता है। हमारे लिए एंड्स और गोल्स किसी और के द्वारा सेट किए जाएंगे, और हम इन एंड्स, इन गोल्स को इंस्ट्रूमेंट की तरह ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो मैक्स हॉकाइमर ने मॉडर्निटी के प्रॉब्लम्स के लिए इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को जिम्मेदार ठहराया। उन स्फीयर्स में इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के एप्लीकेशन को मैक्स हॉकाइमर ने रिस्पॉन्सिबल ठहराया, जिन स्फीयर्स में, जिन सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, मॉरल स्फीयर्स में इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को यूज नहीं किया जाना था। ये जो स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर्स इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के लिए नहीं बने थे। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का एप्लीकेशन सिर्फ टेक्निकल स्फीयर्स तक लिमिटेड होना चाहिए था, सिर्फ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी जैसे टेक्निकल स्फीयर्स तक इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का एप्लीकेशन लिमिटेड होना चाहिए था। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को हमारे सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, कल्चरल स्फीयर्स में अप्लाई नहीं करना चाहिए था। मैक्स हॉकाइमर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थियरिस्ट हैं थियोडोर अडर्नो। थियोडोर अडर्नो के कई इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी, मिनिमा मोरेलिया, नेगेटिव डायलेक्टिक्स, और इनके एसेज का एक कंपाइलेशन भी है जिसे कल्चर इंडस्ट्री के नाम से पब्लिश किया गया 1991 में। थियोडोर अडर्नो की जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या आप कह सकते हैं कि उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है क्रिटिकल थियरी, फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर इंडस्ट्री। थियोडोर अडर्नो सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक म्यूजिकोलॉजिस्ट और कंपोजर भी थे। वे म्यूजिक और आर्ट से भी जुड़े हुए थे। अडर्नो कहते हैं कि रूलिंग क्लास के लिए एक होमोजेनाइज्ड सोसाइटी को क्रिएट करना सबसे बेस्ट होगा। ये रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट में सबसे बेस्ट होगा, एक होमोजेनाइज्ड सोसाइटी को क्रिएट करना, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोगों के टेस्ट्स, उनके प्रेफरेंसेस, उनके चॉइसेस, उनके डिजायर्स, उनके आइडियाज सिमिलर होंगे, सभी एक जैसे होंगे। अगर इस तरह की एक मास सोसाइटी, एक होमोजेनाइज्ड सोसाइटी क्रिएट होती है, तो सबसे पहले तो इस सोसाइटी में, इस होमोजेनाइज्ड सोसाइटी में कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होगा, कोई डिविजन नहीं होगा, और जब कोई डिविजन नहीं होगा, कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होगा, तो इस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट की संभावना, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होगी, और एज अ रिजल्ट इस तरह के सोसाइटी को रूल करना, कंट्रोल करना, एडमिनिस्टर करना, ये रूलिंग क्लास के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब अडर्नो पूछते हैं कि इस तरह की होमोजेनाइज्ड सोसाइटी को एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के भीतर क्रिएट कैसे किया जाता है, हम इस तरह की होमोजेनाइज्ड सोसाइटी को क्रिएट कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब है कल्चर इंडस्ट्री को यूज करके। देखिए, कल्चर इंडस्ट्री में वे सभी चीजें इंक्लूडेड हैं जिन चीजों से रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी रूबरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, मूवीज, बुक्स, टीवी शोज, रेडियो प्रोग्राम, म्यूजिक, ये कल्चरल कमोडिटीज हैं।
ये कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। इन कल्चरल प्रोडक्ट्स, इन कल्चरल कमोडिटीज को समाज का हर व्यक्ति कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कंज्यूम करता रहता है। इन सभी कल्चरल प्रोडक्ट्स, इन सभी कल्चरल कमोडिटीज के प्रोडक्शन, इनके मार्केटिंग और इनके कंजम्पशन को हम कलेक्टिवली कल्चर इंडस्ट्री कहते हैं। कल्चर इंडस्ट्री के तहत इन कल्चरल प्रोडक्ट्स को, दैट मीन्स मूवीज, बुक्स, टीवी शोज, रेडियो प्रोग्राम, म्यूजिक, इन कल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, इन्हें मार्केट किया जाता है और इन्हें कंज्यूम किया जाता है। तो इन सभी कल्चरल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कंजम्पशन को ही हम कलेक्टिवली कल्चर इंडस्ट्री कहते हैं। तो अगर इस कल्चर इंडस्ट्री को कंट्रोल किया जाए, इस कल्चर इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड किया जाए, एक पर्टिकुलर तरीके से ओरिएंट किया जाए, एक पर्टिकुलर तरीके से मैनिपुलेट किया जाए, तो इस कल्चर इंडस्ट्री को यूज करके डेफिनेटली हम एक होमोजेनाइज्ड, एक स्टैंडर्डाइज्ड सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। थियोडोर अडर्नो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैं, खासकर जो लेट एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैं, इन लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में, इन एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में कार्ल मार्क्स के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कोई क्लास रिवोल्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में क्यों नहीं हुआ? अडर्नो के अकॉर्डिंग इसके पीछे रीजन सोसाइटी के इकोनॉमिक बेस में लाई नहीं करता, सोसाइटी में मौजूद जो इकोनॉमिक रिलेशंस है इन इकोनॉमिक रिलेशंस में लाई नहीं करता, बल्कि इसके पीछे रीजन सोसाइटी के कल्चरल और आइडियोलॉजिकल लेवल पर मौजूद है। रीजन आपको सोसाइटी के कल्चरल और आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स में मिलेगा। यहां पर अडर्नो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म का जो अप्रोच है वो एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के तहत कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सोसाइटी में जो कुछ भी होता है वो सोसाइटी के बेस के द्वारा तय किया जाता है और सोसाइटी का बेस हमेशा सोसाइटी के इकोनॉमी, सोसाइटी में मौजूद इकोनॉमिक रिलेशंस से बनता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट का इकोनॉमिक रिलेशंस है, वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच का इकोनॉमिक रिलेशंस है। अब क्योंकि ये इकोनॉमिक रिलेशन, वर्कर और कैपिटलिस्ट, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट का ये इकोनॉमिक रिलेशन, क्योंकि ये इकोनॉमिक रिलेशन एक्सप्लॉइटेटिव होता है, इस रिलेशन का नेचर एक्सप्लॉइटेटिव होता है, तो इस एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक रिलेशन को, दैट मींस इस एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक बेस को हाइड करने के लिए सोसाइटी के बेस के ऊपर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बेस के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर को इरेक्ट किया जाता है। और ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, ये सुपर स्ट्रक्चर सोसाइटी के रिलीजन, नॉर्म्स, कस्टम, ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, कल्चर, इन सभी से मिलकर बनता है। लेकिन मार्क्स ने कहा कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, ये सुपर स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है सोसाइटी का बेस, सबसे इंपॉर्टेंट है सोसाइटी का बेस, क्योंकि अगर आप बेस को बदलते हैं, अगर आप बेस को बदलते हैं, सोसाइटी के इकोनॉमिक बेस को बदलते हैं, तो सुपर स्ट्रक्चर खुद ब खुद बदल जाएगा। लेकिन कार्ल मार्क्स के बाद जो थ्योरिस्ट्स आए, जो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट्स आए, खासकर फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी के ट्रेडिशन में जो थ्योरिस्ट्स आए, इन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को अंडरएस्टिमेट किया है। कार्ल मार्क्स अपने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करने के लिए, अपने इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को सपोर्ट करने के लिए, कार्ल मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर के लेवल पर मौजूद आइडियोलॉजी और कल्चर के एलिमेंट को इग्नोर किया है, या इन एलिमेंट्स को उन्होंने बहुत अधिक इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। लेकिन अगर आप लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखें, एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखें, और फिर वहां पर इन सोसाइटीज में आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें कि इन लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी के भीतर अभी तक कार्ल मार्क्स के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कोई क्लास रिवोल्ट, कोई कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोसाइटी के इकोनॉमिक बेस में नहीं मिलेगा, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर में मिलेगा। और सुपर स्ट्रक्चर में भी जो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है, जो कल्चरल एलिमेंट है, आपको सटीक आंसर यहां मिलेगा। थियोडोर अडर्नो के लिए ये आंसर सोसाइटी के कल्चर इंडस्ट्री में लाई करता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कम्युनिस्ट रिवोल्ट क्यों नहीं हुआ, कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमें क्यों नजर नहीं आता है, इसके पीछे जो रीजन है, ये रीजन कल्चर इंडस्ट्री में मौजूद है। अडर्नो कहते हैं कि कल्चर इंडस्ट्री को कंट्रोल करके, आइडियोलॉजी को कंट्रोल करके कैपिटलिस्ट क्लास ने एक होमोजेनाइज्ड सोसाइटी को क्रिएट करने में सफलता हासिल की है। इस होमोजेनाइज्ड सोसाइटी के मदद से कैपिटलिस्ट क्लास ने जो क्लास डिस्टिंक्शन है, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में मौजूद जो क्लास डिस्टिंक्शन है, उस क्लास डिस्टिंक्शन को कवर करने में, हाइड करने में सफलता हासिल की है। लोगों के प्रेफरेंसेस को कल्चर इंडस्ट्री और कल्चरल प्रोडक्ट के माध्यम से इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है, उनके चॉइसेस, उनके डिजायर्स, उनके आइडियाज को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है कि लोग अपने खुद के डोमिनेशन का एक एजेंट बन चुके हैं। लोग डोमिनेटेड हैं, कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा लोग डोमिनेटेड हैं, लेकिन उन्हें अपने डोमिनेशन का एहसास नहीं है। उन्हें अपना डोमिनेशन, अपना ऑपरेशन दिखाई देना बंद हो गया है। और ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ?
ये सब कुछ पॉसिबल हुआ कल्चर इंडस्ट्री के मदद से। कल्चर इंडस्ट्री के मदद से कैपिटलिस्ट क्लास, रूलिंग क्लास ने एक होमोजेनाइज्ड सोसाइटी को क्रिएट किया, एक ऐसी सोसाइटी जिस सोसाइटी में सभी के व्यूज, सभी के आइडियाज, सभी के डिजायर्स, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस हमें सिमिलर नजर आते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग ओबीडियंट होते हैं, लोग गवर्नमेंट को, स्टेट को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर इनडायरेक्टली लोगों को डिसिप्लिन किया जाता है, लोगों के बिहेवियर, उनके एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर तरीके से मोल्ड किया जाता है और एक यूनिफॉर्मिटी, सोसाइटी में एक यूनिफॉर्मिटी, एक होमोजेनिटी स्टैब्लिश की जाती है। और इसी होमोजेनिटी, इसी यूनिफॉर्मिटी को यूज करते हुए कैपिटलिस्ट क्लास सोसाइटी के ऊपर अपने इनडायरेक्ट कंट्रोल, अपने इनडायरेक्ट डोमिनेशन को स्टैब्लिश करता है और यह इंश्योर करता है कि जो कैपिटलिस्ट मॉडल है, जो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो कंटिन्यू बने रहे, सोसाइटी में वो कंटिन्यू बने रहे। तो कल्चर इंडस्ट्री के अपने कंसेप्चुअल टूल के माध्यम से थियोडोर अडर्नो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के इस एनालिसिस को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। अडर्नो के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल थियरिस्ट हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे। हर्बर्ट मार्क्यूजे के दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वन डायमेंशनल मैन और इरोज एंड सिविलाइजेशन। हर्बर्ट मार्क्यूजे भी अडर्नो की तरह एक होमोजेनाइज्ड सोसाइटी की बात करते हैं, एक ऐसी सोसाइटी जहां लोगों की चॉइसेस, उनके प्रेफरेंसेस, उनके डिजायर्स, उनके आइडियाज, उनके व्यूज, उनके इंटरेस्ट सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन हर्बर्ट मार्क्यूजे का फोकस इस होमोजेनाइज्ड सोसाइटी से ज्यादा इस होमोजेनाइज्ड सोसाइटी में मौजूद जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ज्यादा होता है। हर्बर्ट मार्क्यूजे सोसाइटी से ज्यादा फोकस इंडिविजुअल के ऊपर करते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे इंडिविजुअल के साइकिक, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। खासकर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी होती है, एक इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस कैसा होता है, इसे हर्बर्ट मार्क्यूजे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि हर्बर्ट मार्क्यूजे जिस कॉन्टेक्स्ट में अपने आइडियाज, अपने थियरीज को बिल्ड कर रहे थे, ये कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकल थियरी के बाकी थियरिस्ट से काफी डिफरेंट था। अभी तक हमने जिन क्रिटिकल थियरिस्ट को डिस्कस किया है, जैसे मैक्स होकाइमर और थियोडोर अडर्नो, इन क्रिटिकल थियरिस्ट्स ने अपने आइडियाज, अपने ऑब्जर्वेशंस को वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड बिल्ड किया था। लेकिन हर्बर्ट मार्क्यूजे के केस में हम देखते हैं कि हर्बर्ट मार्क्यूजे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद अमेरिका की सोसाइटी में रहकर, अमेरिका के कैपिटलिस्ट सोसाइटी को देखते हुए, अमेरिका के कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी को एक्सपीरियंस करते हुए हर्बर्ट मार्क्यूजे अपने आइडियाज, अपने थियरीज को बिल्ड करते हैं। देखिए 1953 में फ्रैंकफर्ट स्कूल अमेरिका से वापस मूव करके फ्रैंकफर्ट जर्मनी में शिफ्ट हो जाता है। जर्मनी में हिटलर के राइज के बाद 1933 में फ्रैंकफर्ट स्कूल को जर्मनी छोड़कर यूएस शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल वापस यूएस से जर्मनी शिफ्ट हो जाता है, फ्रैंकफर्ट शिफ्ट हो जाता है। लेकिन 1953 में जब फ्रैंकफर्ट स्कूल वापस जर्मनी शिफ्ट हो रहा था, तब कई क्रिटिकल थियरिस्ट जो कि यूएस में बसे हुए थे, वो वापस जर्मनी आते हैं। लेकिन इन थियरिस्ट्स में कुछ ऐसे थिंकर्स और थियरिस्ट होते हैं जो कि जर्मनी वापस नहीं आते, जो कि यूएस में ही रहना प्रेफर करते हैं। इन थिंकर्स, इन थियरिस्ट्स में हर्बर्ट मार्क्यूजे भी एक थे। हर्बर्ट मार्क्यूजे 1953 में जर्मनी वापस नहीं आते। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जर्मनी में शिफ्ट होने के बाद भी, दोबारा जर्मनी में शिफ्ट होने के बाद भी हर्बर्ट मार्क्यूजे जर्मनी वापस नहीं आते, वो यूएस में ही रहना प्रेफर करते हैं। और यूएस में रहते हुए हर्बर्ट मार्क्यूजे यूएस के कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी को, यूएस के कंज्यूमरिस्ट कल्चर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं। और अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर हर्बर्ट मार्क्यूजे अपने थ्योरीज और अपने आइडियाज को बिल्ड करते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे के द्वारा कहा गया कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी दो फाउंडेशंस पर रेस्ट करती है। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के दो फाउंडेशंस हैं। पहला ओवर प्रोडक्शन और दूसरा ओवर कंजम्पशन। ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर कंजम्पशन। मार्क्यूजे कहते हैं कि जब तक एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ओवर प्रोडक्शन और ओवर कंजम्पशन होता रहेगा, तब तक वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी और उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मौजूद कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम स्मूथली रन करता रहेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के स्मूथली रन करने के लिए, कैपिटलिज्म के स्मूथली रन करने के लिए ओवर प्रोडक्शन और ओवर कंजम्पशन को इंश्योर करना जरूरी है। और कैपिटलिज्म के इसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, इसी ओवर कंजम्पशन और ओवर प्रोडक्शन के आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी के भीतर कंज्यूमरिज्म के कल्चर को प्रमोट किया जाता है, कंज्यूमरिस्ट कल्चर को प्रमोट किया जाता है। और इस कंज्यूमरिस्ट कल्चर के तहत एक इंडिविजुअल को, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मौजूद एक इंडिविजुअल को सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर के रूप में रिड्यूस कर दिया जाता है। An individual is reduced in a capitalist society, an individual is reduced only to a point of being a consumer। मतलब एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी
कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहने वाले एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर तक लिमिटेड होती है। इनफैक्ट कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अपने फ्रीडम, अपने एस्पिरेशंस को अपनी कंज्यूमर चॉइस के फुलफिलमेंट के रूप में ही देखता है। मतलब एक व्यक्ति को लगता है कि उसके पास फ्रीडम तब है, उसके पास ऑटोनॉमी तब है जब वो मार्केट में जाकर, शॉपिंग मॉल में जाकर उन चीजों को खरीद सके जिन चीजों को वो खरीदना चाहता है, जिन चीजों को खरीदने का, जिन कमोडिटीज, जिन प्रोडक्ट्स को खरीदने का डिजायर उसके भीतर है। जब वो व्यक्ति उन चीजों को खरीदता है, उन प्रोडक्ट्स, उन कमोडिटीज को खरीदता है, तो इन प्रोडक्ट्स, इन कमोडिटीज को खरीदकर जो प्लेजर की अनुभूति, जो प्लेजर वो व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है, इसी प्लेजर में वो व्यक्ति अपने फ्रीडम, अपने लिबरेशन, अपने ऑटोनॉमी को फाइंड करता है। हर्बर्ट मार्क्यूज कहते हैं कि हकीकत में एक व्यक्ति की पर्सनालिटी मल्टी डायमेंशनल होती है। इन रियलिटी अ ह्यूमन बीइंग, अ मैन इज मल्टी डायमेंशनल। अगर आप एक व्यक्ति को हर तरह के मैनिपुलेशन से फ्री कर दे, हर तरह के हिडन, हर तरह के कोवर्ट और ओवर्ट डोमिनेशन से अगर आप एक व्यक्ति को फ्री कर दे, हर तरह के डोमिनेशन को आप व्यक्ति से हटा दे, तो इन डोमिनेशंस के, इन मैनिपुलेशंस के हटने के बाद एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी निकल कर आएगी वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी होगी। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचेगा, हर व्यक्ति के चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, टेस्ट, आइडियाज, अप्रोच अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर इस तरह के समाज में 100 लोग होंगे, 100 पीपल होंगे, तो 100 तरह के लोग आपको नजर आएंगे, 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आपको दिखेंगे, 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको नजर आएंगे। तो मार्क्यूजे के अकॉर्डिंग हकीकत में व्यक्ति इस तरह से मल्टी डायमेंशनल होता है, लेकिन इस मल्टी डायमेंशनल बीइंग को, इस मल्टी डायमेंशनल क्रिएचर को कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में वन डायमेंशनल बीइंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वन डायमेंशनल बीइंग में रिड्यूस कर दिया जाता है। कंज्यूमरिज्म की मदद से, एडवर्टाइजमेंट की मदद से, कंज्यूमर कल्चर की मदद से व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर के रूप में रिड्यूस कर दिया जाता है। व्यक्ति का एक ही डायमेंशन बचता है, इंडिविजुअल का एक ही डायमेंशन बचता है, और वो है व्यक्ति के कंज्यूमर चॉइसेस, व्यक्ति के प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। लेकिन यहां पर भी व्यक्ति के जो कंज्यूमर चॉइसेस हैं, जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं, वो अनलिमिटेड नहीं होते। व्यक्ति यहां पर भी अपने फ्रीडम को उन्हीं ऑप्शंस के बीच एक्सरसाइज करता है जो ऑप्शंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के द्वारा व्यक्ति के सामने रखे जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जूता खरीदना है तो आपके सामने जो 4-5 ब्रांड्स हैं वही आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपको इन्हीं ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को चुनकर अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करना होगा। सो एन इंडिविजुअल इज रिड्यूस्ड टू अ हैंडफुल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड दैट बिकम्स हिज आइडेंटिटी। हिज कंज्यूमर चॉइसेस, हिज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बिकम्स हिज आइडेंटिटी। ही इज रिड्यूस्ड टू वन सिंगल डायमेंशन एंड दैट इज द डायमेंशन ऑफ बीइंग अ कंज्यूमर। तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटलिज्म के ओवर कंजम्पशन, ओवर प्रोडक्शन के आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में एक मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति को वन डायमेंशनल मैन में रिड्यूस कर दिया जाता है, वन डायमेंशनल मैन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आप यहां पर पूछ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी वाकई हकीकत में मल्टी डायमेंशनल होती है और इस मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी को वन डायमेंशनल पर्सनालिटी में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कंज्यूमर कल्चर के थ्रू, कंज्यूमरिज्म के आइडियोलॉजी के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, तो यहां पर आप पूछ सकते हैं कि इस कन्वर्जन को, इस रिडक्शन के प्रोसेस को व्यक्ति रेसिस्ट क्यों नहीं करता, व्यक्ति इस प्रोसेस को अपोज क्यों नहीं करता। वेल, आपको यहां समझना है कि जो कंज्यूमर कल्चर है, ओके, कंज्यूमरिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी की मैंने कुछ देर पहले बात की, ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंजम्पशन की जो आइडियोलॉजी है, इस कंज्यूमरिज्म की आइडियोलॉजी, इस कंज्यूमरिस्ट कल्चर में व्यक्ति खुद वॉलंटरली पार्टिसिपेट करता है। व्यक्ति का पार्टिसिपेशन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के कंज्यूमरिस्ट कल्चर में व्यक्ति का पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होता है, और व्यक्ति के इस वॉलंटरी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए व्यक्ति के प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल के चॉइसेस को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मैनिपुलेट किया जाता है। व्यक्ति के भीतर, हर्बर्ट मार्क्यूजे कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर फॉल्स नीड्स को क्रिएट किया जाता है। उसके हर वांट, उसके हर डिजायर को एक नीड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। व्यक्ति को इस बात पर यकीन दिलाया जाता है कि उसके सभी वांट्स, उसके सभी डिजायर्स, सभी इच्छाएं एक नीड है। देखिए, वांट और नीड में डिफरेंस होता है। हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स और हमारी जरूरतों में डिफरेंस होता है। जो वांट्स हैं, जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, अगर इन्हें हम फुलफिल नहीं भी करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे नीड्स हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, उन्हें हमें फुलफिल करना ही होगा। हमारी जरूरतों को हमें फुलफिल करना ही होगा। तो जब आपके वांट्स, आपके डिजायर्स, आपकी इच्छाएं आपके नीड्स बन जाती हैं, तो इन्हीं नीड्स को हर्बर्ट मार्क्यूजे फॉल्स नीड्स कहते हैं। और इन्हीं फॉल्स नीड्स को, आपके वांट्स, आपकी इच्छाएं, आपके डिजायर्स को जिस तरह से नीड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, एडवर्टाइजमेंट, कंज्यूमर कल्चर के माध्यम से जिस तरह से आपके नीड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ये आपके फॉल्स नीड्स होंगे। और आप अपने इन फॉल्स नीड्स को फुलफिल करके फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेंगे। आपको लगेगा कि आप फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आप अपने ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने ऑटोनॉमी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपकी ये जो फ्रीडम होगी,
आपकी ये जो ऑटोनॉमी होगी ये आपके नीड्स की तरह ही फॉल्स होगी, आपकी फ्रीडम भी फॉल्स फ्रीडम होगी, आपकी ऑटोनॉमी भी फॉल्स ऑटोनॉमी होगी। लेकिन क्योंकि आपको आपके फॉल्स नीड्स आपके ट्रू नीड्स लगते हैं, आपकी फॉल्स फ्रीडम आपको आपकी ट्रू फ्रीडम लगती है, इसलिए आप अपने फॉल्स नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, आप अपने फॉल्स नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इन फॉल्स नीड्स को फुलफिल करके ही आप फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और इन्हीं फॉल्स नीड्स को फुलफिल करने के लिए कंज्यूमरिस्ट कल्चर में आपका जो पार्टिसिपेशन है वो वॉलंटरी हो जाता है, आप खुद ब खुद कंज्यूमरिस्ट कल्चर का पार्ट बन जाते हैं, कंज्यूमरिज्म में आप पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो हर्बर्ट मार्क्यूजे के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इंडिविजुअल को वन डायमेंशनल बीइंग में रिड्यूस करके, एक कंज्यूमर के रूप में रिड्यूस करके इंडिविजुअल के ऊपर रिप्रेशन को, डोमिनेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन ये जो रिप्रेशन है कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पाया जाने वाला ये जो रिप्रेशन है, ये जो डोमिनेशन है, ये रिप्रेशन, ये डोमिनेशन अपने आप में यूनिक होता है। यूनिक इसलिए क्योंकि इस रिप्रेशन में व्यक्ति का पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होता है, और यहाँ पर इस रिप्रेशन में व्यक्ति सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करता बल्कि यहाँ पर व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस भी समवॉट प्लेजरेबल होता है। व्यक्ति अपने कंज्यूमरिस्ट नीड्स को फुलफिल करके, अपने फॉल्स नीड्स को फुलफिल करके यहां पर व्यक्ति प्लेजर को एक्सपीरियंस करता है, और इस रिप्रेशन के वॉलंटरी और प्लेजरेबल होने की वजह से ही हर्बर्ट मार्क्यूजे इस रिप्रेशन, इस डोमिनेशन को यूनिक कहते हैं। तो इस तरह से ये जो तीन थिंकर्स हैं इन्होंने सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मौजूद फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को, हिडन ऑपरेशंस को, हिडन फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशंस को हाईलाइट करने की कोशिश की। लेकिन आपको यहां समझना है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन क्रिटिकल थियरिस्ट्स हैं, खासकर मैक्स होकाइमर, हर्बर्ट मार्क्यूजे और थियोडोर अडर्नो, ये सभी मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ह्यूमन इमेंसिपेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। इन्होंने प्रॉब्लम्स को डायग्नोज तो कर लिया, लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं दिया। सल्यूशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनका मानना था, इन फर्स्ट जनरेशन क्रिटिकल थियरिस्ट्स का मानना था कि मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी इस कदर टूट चुकी है, इस कदर बिगड़ चुकी है कि इसे सैल्वेज कर पाना, इसे ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है। इनके लिए मॉडर्निटी वॉज बियॉन्ड एनी रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन। सो द फर्स्ट जनरेशन क्रिटिकल थियरिस्ट्स, दे डायग्नोज्ड द प्रॉब्लम, दे highlighted the problem, but they failed to give a concrete solution, at least a concrete theoretical solution to the problems of modernity and modern capitalist society. इसके बाद आते हैं यूरेगन हैबरमास, सेकंड जनरेशन क्रिटिकल थियरिस्ट यूरेगन हैबरमास। यूरेगन हैबरमास के सामने ये चैलेंज था कि उनके प्रेडिसेसर्स ने प्रॉब्लम की बात तो की है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी एक प्रॉब्लम है, मैक्स होकाइमर के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी एक प्रॉब्लम है, थियोडोर अडर्नो के अकॉर्डिंग कल्चर इंडस्ट्री एक प्रॉब्लम है, और हर्बर्ट मार्क्यूजे के अकॉर्डिंग कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी एक प्रॉब्लम है। तो हैबरमास ने कहा कि उनके प्रेडिसेसर्स ने प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, लेकिन उनके लिए, दैट मीन्स हैबरमास के लिए, उनके प्रेडिसेसर्स ने जो काम छोड़ा है वो काम ये है कि कैसे क्रिटिकल थियरी को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए, और क्रिटिकल थियरी के एप्लीकेशन के थ्रू, क्रिटिकल थियरी को अप्लाई करके कैसे मॉडर्निटी के प्रॉब्लम्स को, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। इस बात को या इस सॉल्यूशन को हैबरमास को अब फाइंड आउट करना था। हैबरमास इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और यहीं से फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी के सेकंड जनरेशन की शुरुआत होती है। हैबरमास अपने प्रेडिसेसर्स से काफी कुछ बोरो करते हैं, खासकर मैक्स होकाइमर से हैबरमास काफी कुछ बोरो करते हैं, लेकिन हैबरमास का अप्रोच उनके प्रेडिसेसर्स से, दैट मींस फर्स्ट जनरेशन क्रिटिकल थियरिस्ट से अलग भी था। हैबरमास के आने के बाद हम फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी में एक शिफ्ट देखते हैं, एक बदलाव देखते हैं, और ये जो शिफ्ट है, जो बदलाव है, इसे लिंग्विस्टिक टर्न इन फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी कहा जाता है। हैबरमास के आने के बाद और हैबरमास के साथ फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी के सेकंड जनरेशन की शुरुआत होने के साथ हम फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी में एक शिफ्ट, एक बदलाव देखते हैं, जिस बदलाव को लिंग्विस्टिक टर्न इन फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी कहा जाता है। ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, इसे लिंग्विस्टिक टर्न क्यों कहा गया, इसे समझिए। हैबरमास ने कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को, हेगल की फिलॉसफी को, इमैनुअल कांत की फिलॉसफी को, सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिसिस को लिंग्विस्टिक थियरीज के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की, कंबाइन करने की कोशिश की। हैबरमास कार्ल मार्क्स को समझ चुके थे, हेगल कांत को समझ चुके थे, फ्रॉइड के साइको एनालिसिस को समझ चुके थे। इन सभी फिलोसोफर्स के व्यूज, इनके आइडियाज को समझने के बाद हैबरमास ने लिंग्विस्टिक थियरी को अपनाना शुरू किया। इन्होंने इन स्कॉलर्स, इन फिलोसोफर्स के व्यूज को लिंग्विस्टिक थियरीज के साथ इंटीग्रेट करना शुरू किया, और इस तरह से फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थियरी के ट्रेडिशन में हैबरमास के द्वारा एक लिंग्विस्टिक टर्न को इंट्रोड्यूस किया गया। हैबरमास के 20 सालों के वर्क का, उनके 20 सालों के एकेडमिक वर्क का जो निचोड़ निकल कर आता है वो था हैबरमास का मैग्नम ओपस, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना, अ थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। 20 सालों के उनके मेहनत का, हैबरमास के मेहनत का ये रिजल्ट था, अ थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। अ थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के तहत हैबरमास कहते हैं कि हमें कुछ टर्म्स के डेफिनेशन को, कुछ टर्म्स के मीनिंग को रीथिंक करने की जरूरत है, कुछ टर्म्स को हमें रीडिफाइन करने की जरूरत है।
हैबरमास के अकॉर्डिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग, द पीपल लिविंग इन सोसाइटी, और इन लोगों के भीतर सोसाइटी की जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो डिस्टॉर्टेड होती है। खासकर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की उनकी अंडरस्टैंडिंग डिस्टॉर्टेड होती है। मतलब कि लोग रियलिटी को नहीं देख पाते, लोगों के सामने एक इल्यूजन होता है, लोग अपने सोसाइटी को सही तरीके से समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए हैबरमास कहते हैं कि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है उनके सोसाइटी के प्रति, ये अंडरस्टैंडिंग डिस्टॉर्टेड होती है। हैबरमास कहते हैं कि इस डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करने का तरीका है कुछ टर्म्स के मीनिंग को रीडिफाइन करना। सबसे पहले हैबरमास कहते हैं कि हमें ट्रुथ के डेफिनेशन को बदलना होगा, ट्रुथ के डेफिनेशन को हमें रीडिफाइन करना होगा। हैबरमास के अकॉर्डिंग ट्रुथ ना ही सब्जेक्टिव होता है, ना ही ऑब्जेक्टिव होता है, बल्कि ट्रुथ कम्युनिकेटिव होता है। ट्रुथ इज एन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हैबरमास कहते हैं ट्रुथ इज एन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रुथ इज नीदर सब्जेक्टिव नॉर ऑब्जेक्टिव, रेदर इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और यहां पर हम जिस ट्रुथ की बात कर रहे हैं, ये ट्रुथ हमारे सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल वर्ल्ड से जुड़ा ट्रुथ है। कम्युनिकेटिव ट्रुथ सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल वर्ल्ड में ही अप्लाई होता है। ये बात आपको समझना है कि कम्युनिकेटिव ट्रुथ, हैबरमास ने जिस ट्रुथ के रीडेफिनेशन की बात की, ये जो ट्रुथ है, ये जो कम्युनिकेटिव ट्रुथ है, जिसे हैबरमास कहते हैं कि ट्रुथ इज द एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये ट्रुथ हमारे सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल वर्ल्ड में ही अप्लाई होता है। हम नेचुरल वर्ल्ड की यहां पर बात नहीं कर रहे, हम फिजिक्स के यूनिवर्सल लॉज के कॉन्टेक्स्ट में ट्रुथ को डिफाइन करने की बात नहीं कर रहे। तो हैबरमास जब कहते हैं कि ट्रुथ इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब यह है कि हम अपने सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल वर्ल्ड से जुड़े ट्रुथ को कहीं डिस्कवर नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रुथ कहीं पर रखा हुआ है और हम जाकर उस ट्रुथ को फाइंड आउट करेंगे, डिस्कवर करेंगे, नहीं। हैबरमास कहते हैं कि ट्रुथ कैन नॉट बी डिस्कवर्ड, यह है उनका मतलब। ट्रुथ इज नॉट ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि ट्रुथ कैन नॉट बी डिस्कवर्ड। सिमिलरली हैबरमास कहते हैं कि ट्रुथ इज नॉट सब्जेक्टिव, ट्रुथ सब्जेक्टिव भी नहीं होता। मतलब कि हर किसी के लिए ट्रुथ का डेफिनेशन अलग अलग नहीं होता, कि मेरा ट्रुथ का डेफिनेशन अलग होगा, आपका ट्रुथ का डेफिनेशन अलग होगा। सो ट्रुथ इज नॉट सब्जेक्टिव ईदर। तो हैबरमास के अकॉर्डिंग ट्रुथ ना ही सब्जेक्टिव है, ना ही ऑब्जेक्टिव है। तो ट्रुथ क्या है? हैबरमास कहते हैं कि ट्रुथ कम्युनिकेटिव है। हैबरमास के अकॉर्डिंग ट्रुथ को कम्युनिकेशन के दौरान, डिस्कोर्स के दौरान, डिस्कशन के दौरान एस्टैब्लिश किया जाता है, मिलकर एस्टैब्लिश किया जाता है। दैट मीन्स कि जब लोगों के बीच डिस्कशन होता है, जब लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना किसी को इन्फ्लुएंस किए या बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, इस तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से जब लोग किसी डिबेट, किसी डिस्कशन में इंगेज करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर इस डिबेट, इस डिस्कशन के निष्कर्ष के रूप में जब लोग मिलकर किसी कंसेंसस को हासिल करते हैं, तो ये जो कंसेंसस है, ये कंसेंसस, ये आम सहमति ही ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। द कंसेंसस रिप्रेजेंट्स द ट्रुथ एंड द कंसेंसस इज द नियरेस्ट दैट वी कैन गेट टू ट्रुथ। लेकिन ये जो कंसेंसस है, जिसे हम ट्रुथ कह रहे हैं, जिस कंसेंसस के तहत हम ट्रुथ के डेफिनेशन को तैयार कर रहे हैं, ये कंसेंसस, ट्रुथ का ये डेफिनेशन फाइनलाइज्ड नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता। ये ट्रुथ हमारे लिए तब तक एक्सेप्टेबल होगा जब तक ये कंसेंसस एक्सेप्टेबल है। जब इस ट्रुथ का कोई बेटर वर्जन हमारे सामने आएगा, दैट मीन्स जब हम एक बेटर कंसेंसस, एक सुपीरियर कंसेंसस को अराइव करेंगे, मतलब जो मौजूदा कंसेंसस है, इस कंसेंसस से बेहतर कंसेंसस को जब हम हासिल कर लेंगे, तब ट्रुथ का मीनिंग भी इस न्यू कंसेंसस के अकॉर्डिंग ट्रुथ का मीनिंग, ट्रुथ का डेफिनेशन भी बदलेगा। सिमिलरली कम्युनिकेटिव ट्रुथ की तरह हैबरमास कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी की भी बात करते हैं। हैबरमास इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी को यूज करने की बात करते हैं। कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट भी हैबरमास के द्वारा दिया गया। हैबरमास कहते हैं कि सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल स्फीयर में हम इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी की जगह कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी को यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने देखा था कि मैक्स हॉकाइमर ने कहा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, मॉडर्निटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है कि सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मॉरल स्फीयर्स में इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को यूज करना। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी इन स्फीयर्स के लिए नहीं बना है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इन स्फीयर्स में इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को यूज करते हैं, और यहीं से दैट मीन्स इन स्फीयर्स में इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को अप्लाई करने की वजह से ही मॉडर्निटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वेरियस प्रॉब्लम्स इमर्ज होते हैं। तो मैक्स हॉकाइमर ने मौजूदा सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के लिए इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को ब्लेम किया, लेकिन उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का कोई सटीक अल्टरनेटिव नहीं बताया। यहां पर जो अल्टरनेटिव है, ये अल्टरनेटिव हैबरमास के द्वारा इवेंचुअली हमें दिया जाता है। हैबरमास कहते हैं कि इन स्फीयर्स में हम इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी की जगह कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी को यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी को यूज करके हम इन स्फीयर्स को बिल्ड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दैट मींस ये जो स्फीयर्स हैं, ये जो मॉरल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल स्फीयर्स हैं, जहां पर हमें वैल्यू जजमेंट की जरूरत पड़ती है, जहां पर हमें
डिसीजन लेना पड़ता है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो ये जो डिसीजंस हैं, सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सोसाइटी में राइट और रॉन्ग के पैरामीटर्स को सेट करने का जो डिसीजन है, ये डिसीजंस हम कंसेंसस के माध्यम से ले सकते हैं। ये जो डिसीजंस है, ये जो पैरामीटर्स है, इन्हें कंसेंसस के माध्यम से सेट किया जा सकता है। डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सोसाइटी में सही क्या होगा, गलत क्या होगा, राइट क्या होगा, रॉन्ग क्या होगा, राइट और रॉन्ग का पैरामीटर क्या होगा। और जब इस तरह से सब मिलकर डिबेट, डिस्कशन, कंसेंसस के थ्रू हम ट्रुथ के डेफिनेशन को तय करेंगे, राइट रॉन्ग के डेफिनेशन को तय करेंगे, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल आइडियाज और वैल्यूज हैं जैसे जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, इनके मीनिंग, इनके डेफिनेशन, इनके कंटेंट को हम तय करेंगे। डिबेट, डिस्कशन, कंसेंसस के माध्यम से ये डिसाइड करेंगे, तो इसे ही कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी का यूज कहा जाएगा। डिबेट, डिस्कशन, कंसेंसस के माध्यम से इन डेफिनेशंस को तैयार करना, इन डिसीजंस को लेना, इसे ही कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी हैबरमास के द्वारा कहा जाता है। तो हैबरमास के अकॉर्डिंग कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी के यूज से ही, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी को यूज करके ही हम सोसाइटी में मौजूद जो हिडन फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन है, हिडन फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशंस है, इन्हें हम अनकवर कर पाएंगे, और हमारी जो डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी के प्रति, हमारी जो डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है, इस डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर पाएंगे और ह्यूमन इमेंसिपेशन को अचीव कर पाएंगे। हैबरमास कहते हैं कि सोसाइटी में कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी को अप्लाई करने के लिए, सोसाइटी को कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी पर बेस्ड करने के लिए हमें सोसाइटी में पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना होगा, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को हमें प्रमोट करना होगा।